नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद की हत्या। झिनाइदा सीट से 56 वर्षीय सांसद अनावरुल अजीम का शव कोलकाता में बरामद हुआ है। भारत में इलाज करवाने के लिए आए थे अजीम। 11 मई को इलाज करवाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे अजीम और उसके बाद अचानक से गायब हो गए थे। इतने दिनों तक गायब रहे, कोई सुराग उनका नहीं था। परिवार का कहना था कि संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अपना शोक इस खबर पर व्यक्त किया, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही थी किसी तरह से उनसे संपर्क हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, लेकिन जब परिवार वालों का ये कहना हुआ कि हमारा कोई कम्युनिकेशन उनसे हुआ ही नहीं है जब से वो पहुंचे हैं। 11 मई को इलाज करवाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे अजीम, जिसके बाद अचानक से गायब हो गए। बांग्लादेश पुलिस ने अब इस मामले को संदिग्ध मानते हुए कि आखिर उनकी मौत क्यों हुई, क्या कारण रहा। बीमार थे, इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन क्या वो इतने बीमार थे कि उनकी मौत ही वहां पर हो गई, या फिर एक सोची समझी साजिश हत्या की। कहीं ना कहीं सनसनीखेज खबर सामने आने के बाद 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश पुलिस की ओर से ये कार्रवाई रही। ऐसे में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और तमाम सारे राजनीतिज्ञ इस पर अपना शोक जाहिर कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस पर चुनाव आयोग सख्त है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही चुनाव आयोग ने आड़े हाथों लिया। चुनावी सरगर्मियों के बीच बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग की ओर से जाति, भाषा, धर्म, सेना और संविधान पर बयान देने के मामले में सख्ती की है। चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपनी अपनी पार्टी के स्टार प्रचारकों को अपने बयान सही करने, उन बयानों में संयम और सावधानी बरतने और मर्यादा में रहकर के औपचारिक नोट जारी करने के निर्देश दिए हैं। अमूमन इस दौरान चुनावी रंगत के बीच कहीं कहीं ये बातें सामने आती है, क्योंकि बयानबाजी के दौर जब शुरू होती है और बयानबाजी के इन्हीं दौरों में कहीं ना कहीं इन चीजों के इर्द गिर्द बातें पहुंच जाती है जो धर्म, जाति, संविधान को टारगेट करती है। एक गलत मैसेज जनता तक पहुंचता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का साफ तौर पर यह सटीक दो टूक शब्दों में कहना रहा कि यहाँ पर उन सभी बयानों को संयमित करने की, उन सभी लोगों को संयमित करने की और निर्देश देने की जरूरत है जो इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। और ईसीआई ने कहा कि समाज को बांटने वाला प्रचार बीजेपी बंद करे, ये दो टूक बात कही। और कांग्रेस के लिए भी कहा कि कांग्रेस रक्षा बलों की राजनीतिकरण नहीं किया करे, क्योंकि ये जनता के बीच, लोकतंत्र की इस स्वस्थ परंपरा के बीच एक गलत मैसेज पहुंचाता है। चलिए बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में चुनावी सीरीज द मॉन्क्स वे। उत्तर प्रदेश के चुनावों में इतने महत्वपूर्ण क्यों है योगी आदित्यनाथ? क्योंकि हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, उनकी कार्यशैली के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली को प्रेस किया जाता है। लेकिन सवाल यही कि योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण क्यों है? वैसे यूपी में अपराध कम हुए हैं, ये सिर्फ एक पहलू है। लोगों को अमूमन लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, जिस तरह की गवर्नेंस उन्होंने दी, यूपी में पहले बहुत अपराध होते थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, गुंडाराज था, दबंग राज था, दबंगों का आतंक था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे फैसले लिए बतौर मुख्यमंत्री की यूपी में अपराध कम हुए। लेकिन ये एक पहलू सिर्फ अकेला नहीं है, विकास का मुद्दा भी उतना ही कारगर है। यूपी में विकास के भी यहाँ पर नए आयाम स्थापित हुए हैं। जानकार तो ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक असाइनमेंट के बाद दूसरे असाइनमेंट की तैयारी में जुट जाती हैं। इसके अलावा एक अच्छे कुशल प्रशासक के रूप में भी योगी आदित्यनाथ की मिसाल सामने आती है। जिस तरह का संयम कभी कभी वो बरतते हैं और कभी कभी उनके शब्दों में सख्ती भी नजर आती है। ये कमाल का कॉम्बिनेशन है जो कि उन्हें कभी सख्त, कभी नरम, कभी जनता के बीच पहुंचाकर जनता के बीच जैसा ही, लेकिन उन सभी आतंकी, उन सभी दबंग, उन सभी गुनहगारों के लिए भी जिस तरह की दो टूक बातें वो कहते हैं, कुशल प्रशासक की उनकी भूमिका रही है। ऐसे में हिंदू महासभा रास्ते योगी ने तय किया है राजनीति का सफर। हिंदू महासभा के इस रास्ते ही उन्होंने इस राजनीति के अपने पड़ाव को पार किया है। यहाँ तक वो पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। 2014 में योगी ने अपनी पार्टी हिंदू युवा वाहिनी भी बनाई थी और इस तरह से एक एंट्री उनकी हुई थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने माफियाओं पर बुलडोजर चलाया। तमाम सारी बातें जो टाइम्स ऑफ इंडिया में चुनावी सीरीज द मॉन्क्स वे में प्रसारित की गई। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को झटका लगा है। कैसे, वो आपको बता देते हैं, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों की जमानत को रद्द कर दिया है और इन 8 आरोपियों पर आतंकी घटनाओं की साजिश का आरोप था। और ये बड़ा फैसला, क्योंकि एक
फैसले को पलटना भी आप समझिए कि न्यायिक तौर पर भी चुनौतीपूर्ण होता है। मद्रास हाईकोर्ट ने इन 8 आरोपियों को पिछले साल बेल दी थी, जिसको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इसका विरोध भी किया जा रहा था। जो पीड़ित हैं वो तो विरोध कर ही रहे थे, लेकिन जनता का भी विरोध था। लेकिन इसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस मामले में खटखटाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल में तेजी लिए जाने के भी निर्देश दिए। और उसी का ये नतीजा निकला कि जिस मद्रास हाईकोर्ट ने इन 8 आरोपियों पर, जिन पर इतना संगीन आरोप था कि आतंकी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे, किसी न किसी ऐसी जगह पर, किसी न किसी ऐसे इंसान को, या फिर हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोग हार्म करने की साजिश कर रहे थे, लेकिन उन सभी को बेल मिल जाती है मद्रास हाईकोर्ट से। लेकिन तमाम सारी चीजों से इतर जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, तो इन सभी 8 आरोपियों की जमानत को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। चलिए आपको लिए चलते हैं, दूसरी खबर का रुख करते हैं। आरबीआई ने भरा सरकार का खजाना, कैसे वो बताते हैं। वित्त वर्ष 2024 की ही सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिसके लिए 2.11 लाख करोड़ का रिकॉर्ड डिविडेंड था। ये टेक्निकल टर्म्स इसको लेकर के समझने की कोशिश अगर वैसे की जाए, क्योंकि वित्त वर्ष 2024 का ही यहाँ पर जिक्र है। वित्त वर्ष 2022 और 23 से कंपेयर किया जाए तो 87,416 करोड़ का डिविडेंड दिया था आरबीआई ने। लेकिन आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 608वीं बैठक जब मुंबई में हुई, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बैठक की अध्यक्षता की। आरबीआई ने भारत सरकार को जो डिविडेंड दिया, वो इतिहास का सबसे ज्यादा लाभांश वाला डिविडेंड है। इससे पहले की अगर बात करें तो साल 2019 में रिकॉर्ड 1.8 लाख करोड़ के करीब डिविडेंड सरकार को मिला। बड़े डिविडेंड ट्रांसफर करने से केंद्र स्कीम चलाने की सहायता भी मिलेगी, क्योंकि बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी सरकार की योजनाओं के बाद में आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमित जिस तरह की कोशिशें हैं, जो स्कीम्स है, जो केंद्र की स्कीम्स और गारंटियां जिन्हें हम कहते हैं, जो जनता की बेहतरी के लिए है, उन सभी के लिए एक मजबूत फंडिंग हुई। लेकिन लाभांश 2024 में आरबीआई ने सबसे बढ़ा कर दिया, और ऐसे में सरकार का खजाना भी आरबीआई के द्वारा टेक्निकली भर दिया गया। ब्रिटेन में संकट में है भारतीय नर्सेस, बड़ी खबर है, क्योंकि ये चिंताजनक भी है। ब्रिटेन में इस समय हजारों भारतीय नर्सेस पर देश वापसी का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति वहां पर इसलिए हुई क्योंकि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार लापरवाह है इनके प्रति। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वहां के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, उनकी सरकार यहां इनके प्रति, इनके हितों के प्रति लापरवाही बरत रही है। सुनक सरकार ने फर्जी कंपनियों की जांच पड़ताल नहीं की, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी वेरिफिकेशन इन जांच पड़ताल के दौरान नहीं किया गया, और इन कंपनियों के जरिए विदेशी नर्सों को नौकरी पर रखने की अनुमति यूं ही दे दी। ज्यादातर की जो कंपनियां यहां पर है वो सभी फर्जी है, वो सभी फेक है, जिसके बाद करीब 7,000 नर्सों पर कार्रवाई भी की गई है। वो नर्सेज जिन्हें इस चीज का इल्म भी नहीं था कि जिस इंस्टीट्यूट में वो काम करने जा रही है वो वाकई में वैलिड है भी या नहीं, लेकिन जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, वो वहां की सरकार का है। जिस सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वैलिडिटेट इसे नहीं किया, वेरिफिकेशन नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और लाइसेंस दे दी गए। लेकिन सबसे बड़ी बात और चिंताजनक बात ये कि इनमें से सबसे ज्यादा 7,000 नर्सेज पर कार्रवाई जब हुई, तो 4,000 भारतीय नर्सेज भी हैं जिन पर वापसी का खतरा मंडरा रहा है। सुनक सरकार पर 268 कंपनियों को लाइसेंस देने के आरोप है। बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना वेरिफिकेशन ये लाइसेंस बांट दिए गए खैरात में। ऐसे में ब्रिटेन में सरकार की गलती जो हुई, उस गलती का शिकार और गलती का खामियाजा कौन भुगत रहा है? ये सभी 7,000 विदेशी नर्सेज, जिसमें से चिंता की बात ये कि 4,000 भारतीय है। आयरलैंड और नॉर्वे पर इजरायल का एक्शन हुआ है। दरअसल दोनों देशों से इजरायल के राजदूतों को वापस बुला लिया गया है। नॉर्वे ने आजाद राष्ट्र की मान्यता दी थी और कुछ दिनों में आयरलैंड को भी मान्यता देने जा रहा है। इसी के चलते अपने राजदूतों को इन देशों से वापस बुलाया गया। स्पेन की अगर बात करें तो स्पेन में भी इजरायली राजदूत को वापस बुलाने की धमकी इजरायल ने दी। दरअसल जो कॉन्फ्लिक्ट इन दिनों चल रहा है दोनों ही देशों के बीच, और लगातार खबरें सामने आ रही है, पिछले हफ्तों यूरोपीय यूनियन के सदस्य फिलिस्तीन को मान्यता देने की इच्छा भी जता चुके हैं, और एक सार्वजनिक मंच से इनफैक्ट उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। 1988 के बाद यूएन के 193 मेंबर जो कंट्रीज हैं, उनमें से 139 देश फिलिस्तीन को अपनी मान्यता दे चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आयरलैंड और नॉर्वे पर इजरायल का जो एक्शन है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आखिर क्या होंगे?
उड़ान भरता भारतीय बाजार, 5 लाख करोड़ डॉलर पहुंचा भारत का बाजार पूंजीकरण। भारतीय बाजार ने 6 माह से भी कम समय में इस टारगेट को हासिल किया है। उपलब्धि ही कह लीजिए जिसे भारत ने अचीव किया है, वो भी 6 महीने से कम के अंतराल में। 6 महीने से कम समय में बाजार में 1 लाख करोड़ डॉलर जोड़े भारत अब अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों की कतार में शामिल हो गया है। मंगलवार को भारत का बाजार पूंजीकरण 5 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया। 10 जुलाई 2017 को पहली बार 2 लाख करोड़ डॉलर पर बाजार पहुंचा। इसका मूल्यांकन हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि समय बहुत कम रहा। डेडलाइन से पहले ही 6 महीने से भी भीतर के समय में भारतीय बाजार ने पूंजीकरण में इतिहास रचा है। 5 लाख करोड़ डॉलर भारत का बाजार पूंजीकरण के लिहाज से पहुंच गया है। कैसे? क्योंकि 1 लाख करोड़ डॉलर को जोड़ा भारत अब अमेरिका, चीन या जापान जैसे देशों की कतार में शामिल है। और इस दिशा से भी, क्योंकि ये विकसित देश है लेकिन विकासशील देश होने के बावजूद भारत अब इन बड़े देशों की कतार में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूंजीकरण को लेकर। भारतीय अर्थव्यवस्था टेक ऑफ करने के कगार पर है। आरबीआई बुलेटिन में इकोनॉमी को लेकर के गुड न्यूज सामने आई है। भारत की इकोनॉमी पहली तिमाही में 7.5% की रफ्तार से बढ़ने की संभावना है और यह अच्छा संकेत है, क्योंकि जब हम बात करते हैं रूरल अर्थव्यवस्था की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसकी मांग बढ़ रही है। नॉन फूड एक्सपेंडिचर की वजह से विकास दर 7.5% होने की संभावना है। लेकिन इस बुलेटिन में यह भी कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी मजबूत है और ये मजबूत और कैसे हो, इसे और ज्यादा कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसको लेकर के भारत की इकोनॉमी पहली तिमाही में 7.5% की रफ्तार से आगे बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। अगर इसे टेक्निकल टर्म के हिसाब से समझा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अब टेक ऑफ के कगार पर इसीलिए पहुंच गई है क्योंकि आरबीआई का बुलेटिन इकोनॉमी को लेकर के गुड न्यूज दे रहा है। वो कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी पहली तिमाही में 7.5 की रफ्तार से बढ़ने की संभावना है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बढ़ती कुल मांग, नॉन फूड एक्सपेंडिचर की वजह से विकास दर 7.5 होने की संभावना है। इस बुलेटिन में यह भी कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, इसलिए सभी को निश्चिंत रहना है और अपने दायित्व को निभाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में संबोधन जारी है। जनता के सामने अपनी उपलब्धियां रख रहे हैं और साथ ही विपक्ष की नाकामयाबी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट का। कभी हाउसफुल टॉकीज, लेकिन अब फिल्मों के लिए महरूम। नई फिल्में रिलीज नहीं होने से थिएटरों का कारोबार इन दिनों ठंडा है। मैदान और लापता लेडीज के बाद कोई अच्छी फिल्म रिलीज नहीं हुई, कोई नई फिल्म अब तक रिलीज नहीं हुई और कई दिनों से ये 2 फिल्म्स ही थिएटर में चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैन पावर होता है फिल्म बनने से लेकर, डिजाइन होने से लेकर थिएटर्स तक पहुंचने और उसके बाद चलने को। ऐसे में देश के तमाम थिएटर्स में ऐसे कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं जो कुछ दिन बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन रह नहीं गया है। ओटीटी लॉन्च होने के बाद से लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर भी अब नहीं कर रहे हैं। कोरोना के बाद से थिएटर के लिए जो ब्रेक लगा जनता का, वो अब तक उतनी हद तक उबर नहीं पाया है। लेकिन अब क्योंकि फिल्म्स भी बहुत बड़े पैमाने पर थिएटर्स में नहीं अभी इस समय आ रही है, नई रिलीज से पहले साज सज्जा नवीनीकरण के लिए थिएटर्स को बंद करने की जानकारी है। आपको अपडेट दे दें कि पिछले हफ्ते तेलंगाना थिएटर्स एसोसिएशन ने भी इस चीज को अनाउंस किया कि 26 मई तक तेलंगाना के 450 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद रहेंगे, क्योंकि दर्शकों से, ऑडियंस से कभी कभी गुलजार रहने वाले ये थिएटर्स अभी फिल्मों से महरूम चल रही है। क्या सच में अहमदाबाद में विराट कोहली को धमकी मिली थी? सवाल है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा आया था कि कोहली को धमकी मिली और धमकी की वजह से आरसीबी के द्वारा एकमात्र प्रैक्टिस मैच रद्द करने की खबरें भी सामने आई। लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक किसी को भी किसी भी तरह की धमकी नहीं मिली। हर बार की धमकी की तरह ये भी एक कोरी अफवाह निकली। दरअसल अहमदाबाद में 45 डिग्री तापमान होने की वजह से टीम ने उस समय प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन इससे इस एंगल से जोड़ा गया कि विराट कोहली को धमकी मिली है। ये खबर जब फैली तो आग की तरफ फैलती गई। मीडिया रिपोर्ट्स में इस चीज को लेकर दावा भी किया गया, लेकिन ये कोरी अफवाह निकली। अब आज शाम 7:30 बजे से राजस्थान और बेंगलुरु का एलिमिनेटर मुकाबला होने वाला है और जो हारने वाली टीम होगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ंत करेगी। शेयर बाजार में मजबूत क्लोजिंग मिली है। घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन आज उतार चढ़ाव नजर आया। सेंसेक्स
75 अंक मजबूत होकर 74,221.06 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी जो है वो 68.75 अंक चढ़कर 22,597.80 पर बंद हुई। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की तेजी के साथ बंद हुआ है, लेकिन ये क्योंकि डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की तेजी के साथ ये बंद हुआ और इसको लेकर के सेंसेक्स में उतार चढ़ाव जब नजर आया तो घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते का ये तीसरा कारोबारी दिन था जब यहां पर फ्लक्चुएशंस दर्ज किए गए।